अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवनटीन का नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये अप्लाई करता है, किन को अप्लाई करता है? ये अप्लाई करता है नॉन एसएमसी यानी बड़ी कंपनीज, यानी ये किसको अप्लाई होता है? बड़ी कंपनीज को। एंड लेवल 1 एंटिटीज। सरल भाषा में कहें तो किन पर अप्लाई नहीं होता? किन पर अप्लाई नहीं होता? एसएमसी पर ये अप्लाई नहीं होता, एग्जम्पशन मिल जाती है। और किस पर, कौन से लेवल पर? लेवल 2, 3, 4 को भी एग्जम्पशन मिल जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इफ कंपनी इज प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हम बाद में बताने वाले हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जब होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों को जोड़ दिया जाता है। देन सेगमेंट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर CFS, नॉट फॉर इंडिविजुअल कंपनीज। यानी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के लिए आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होती, ये हमारे पास एक राहत है। एनीवे, हमने आपसे कहा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का ऑब्जेक्टिव क्या है? फटाफट से बताओ। एमसीक्यू के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू फॉर मेक प्रिंसिपल्स फॉर रिपोर्टिंग। क्या रिपोर्ट करनी है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर किन के लिए? डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज और डिफरेंट geographical areas being served। अच्छा, इसका क्या फायदा होगा? इस ऑब्जेक्टिव से क्या होगा? हेल्प्स यूजर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। भाई उनको पता चल जाएगा, तो यूजर्स के हक में होती है। ओके हाँ अर्पित बेटा, हमने बताया कंसोलिडेशन क्या होता है, ये बाद में आएगा पॉइंट, ठीक है। लेकिन अभी मैं चूंकि रिवाइज इसको समरी चार्ट बना रहा हूं तो मैंने ये पॉइंट को मेंशन कर दिया, बाकी ये पॉइंट बाद में आने वाला है। तो हमने कहा हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के बाद फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे को कुछ बातों को समझना पड़ता है। तो स्टेप नंबर 1, हमें अपने पास क्या करना पड़ता है? सबसे पहले बताओ, हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं सेगमेंट्स। तो आइडेंटिफाई कहां से करोगे? उसका बेस क्या होगा? इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। आप उसको स्टडी करोगे। उसके अंदर भी आप जो सेगमेंट्स बनाओगे वो कौन कौन से सेगमेंट्स बनाओगे? एक बिजनेस सेगमेंट्स और दूसरे कौन से बनाओगे? ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। जब हम आपके सेगमेंट्स बनाएंगे बिजनेस सेगमेंट्स, तो बिजनेस सेगमेंट का मतलब क्या हो गया? फटाफट से बताओ। बिजनेस सेगमेंट मींस कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। क्या ये बिजनेस का एक कंपोनेंट है? हां, हैविंग सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड, जिनका सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड है। कौन कौन से फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है? कौन कौन से फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है इसके बनाने के लिए? तो हम इसके लिए फैक्टर्स जो देखते हैं वो कौन कौन से हैं? नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, और क्या देखते हैं? मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि माल बनता कैसे है। टाइप ऑफ कंज्यूमर,
किस तरह के कंज्यूमर हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, उस पर गवर्नमेंट की नीतियां क्या है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है। एक और भी बात बताई थी, जियोग्राफिकल सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो मुझे फटाफट से बताओ, जियोग्राफिकल सेगमेंट्स मींस क्या ये भी कंपोनेंट होते हैं ऑफ बिजनेस? हां, ये भी कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस हैं। बस इसमें हम बोल देते हैं ये कहां पर हैं, एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स, यानी हम बोल देते हैं जो किसी इकोनॉमिक एनवायरमेंट में क्या है, एंगेज्ड हैं। हैविंग, क्या इनमें भी सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है? द आंसर इज यस, हैविंग सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड। क्या इनमें सेगमेंट जो हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, जैसे नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, क्या ये भी सेगमेंट हो सकते हैं? हां, जैसे इंडिया, जैसे रवांडा, ठीक है, जैसे मालदीव्स एक्सेट्रा, ऐसे भी हो सकते हैं। क्या ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी हो सकते हैं, जैसे एशिया, जैसे यूरोप, ठीक है, जैसे अमेरिका, अमेरिका में भी दो हो गए ना साउथ अमेरिका, वो दोनों आ गए इसके अंदर। यशराज, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब जहां पर आप धंधा कर रहे हैं उसकी जगह, ओके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो हमने कहा इसके अंदर भी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फटाफट से बताओ। इसमें आप क्या क्या देखते हो? आप देखते हो लोकेशन ऑफ कस्टमर, की आपके कस्टमर्स कहां कहां पर हैं। आप देखते हो आपके लोकेशन ऑफ एसेट्स कहां कहां पर हैं, उनकी करेंसी क्या है, करेंसी का रिस्क क्या है। इसका मतलब आप इतने सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हो। मुझे यह बताओ, क्या यह टोटल थ्योरी में आपके लिए रेलेवेंट है? द आंसर इज यस। मुझे बताओ स्टेप नंबर 2 पर आप क्या करते हो? स्टेप नंबर 2 पर आप आइडेंटिफाई करते हो डोमिनेंट रिस्क फॉर यूजर्स। तो मुझे यह बताओ, अगर इफ डोमिनेंट रिस्क है ऑन प्रोडक्ट, तो बताओ प्राइमरी रिपोर्ट जो बनेगी और सेकेंडरी रिपोर्ट जो बनेगी, फटाफट से बताओ। अगर मैंने कहा डोमिनेंट रिस्क प्रोडक्ट पर है, तो प्राइमरी रिपोर्ट जो बनेगी वो किसकी बनेगी? वो बिजनेस सेगमेंट की बनेगी। है तो वही बिजनेस और वो, तो यानी आप इसके 7 पॉइंट बताओगे और ज्योग्राफिकल के कितने पॉइंट बताओगे? ज्योग्राफिकल के 2 या 3 पॉइंट बताओगे। ओके, अगर डोमिनेंट रिस्क है ऑन एरिया, अगर डोमिनेंट रिस्क एरिया है तो बताओ ज्योग्राफिकल के कितने बताओगे? फटाफट से बताओ इसके 7, और बिजनेस के क्या बताओगे? 3। अगर दोनों हैं, एरिया भी एंड प्रोडक्ट भी, तो बताओ फिर आप बिजनेस के कितने सेगमेंट बताओगे? फिर बिजनेस एंड ज्योग्राफिकल दोनों के कितने पॉइंट बताओगे? 7-7 पॉइंट बताओगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंक ये फैक्टर्स आपके रियल में काम करने के लिए होते हैं, यूजर्स को इसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है। ये आप लोग दफ्तर में काम कैसे करोगे उसका है, यूजर को तो रिपोर्ट बनाकर दी जाती है। मुझे ये बताओ स्टेप नंबर 3 पर आप क्या करेंगे? इन प्राइमरी सेगमेंट्स, क्या प्राइमरी में ही, हां सेकेंडरी में नहीं देखना, प्राइमरी सेगमेंट्स में ही सिलेक्ट करोगे। क्या सिलेक्ट करोगे अपने पास? सिलेक्ट रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। आप इसमें रिपोर्टेबल सेगमेंट्स चूज करोगे, जिसके लिए आप क्या करोगे? जिसके लिए आप अपने पास 3 टेस्ट करोगे। तो पहला टेस्ट कौन सा हो गया? मटेरियलिटी टेस्ट। दूसरा टेस्ट कौन सा हो गया? कंपैरेटिव टेस्ट। और तीसरा टेस्ट कौन सा हो गया? ओवरऑल टेस्ट। मैनेजमेंट डिसीजन भी टेस्ट बोलते हैं उसको। मटेरियलिटी टेस्ट में आप कौन कौन से टेस्ट करोगे? इसमें आप 3 टेस्ट करोगे, सेगमेंट का रेवेन्यू टेस्ट, रिजल्ट टेस्ट और एसेट्स का टेस्ट।
तो अगर मान लो सेगमेंट रेवेन्यू इज, बताओ क्या है, इक्वल टू मोर देन 10% और मोर, वैसे तो इन दोनों लिख दिया है, फिर से लिखूं कि नहीं, खाली 10% भी लिख दूंगा तो चलेगा। सेगमेंट रेवेन्यू इज इक्वल टू और मोर देन 10% ऑफ, किसका देखना है बताओ, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू। तो ये टेस्ट पास हो गया। फिर रिजल्ट में क्या देखना है, सेगमेंट रिजल्ट इज 10% और मोर ऑफ टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस विच एवर इज हायर ऑन एब्सोल्यूट टर्म्स, जो भी एब्सोल्यूट टर्म्स में हायर है उसको देखो अपने पास। और एसेट्स टेस्ट में क्या था, सेगमेंट, ये आर रिजल्ट का था, ये आर रेवेन्यू का था। सेगमेंट एसेट्स कितने हैं, 10% और मोर ऑफ टोटल सेगमेंट एसेट्स। कंपैरेटिव टेस्ट क्या होता था, कंपैरेटिव टेस्ट क्या होता था, कंपैरेटिव टेस्ट के अंदर हमारे पास होता था इफ एनी सेगमेंट हैज क्वालिफाइड, बताओ क्या क्वालिफाई करना है, मेटीरियलिटी टेस्ट, कब, इन प्रीवियस ईयर। तो हम उसे क्या कर देंगे, करंट ईयर का कंपैरेटिव टेस्ट भी ले आएंगे। ओवरऑल टेस्ट क्या था, ओवरऑल टेस्ट था द सेगमेंट्स सिलेक्टेड शुड रिपोर्ट, बताओ जी कितना, एटलीस्ट 75% ऑफ कौन सा रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू, ये रिपोर्ट करना है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट की चॉइस है, सिलेक्ट करो फर्दर सेगमेंट जब तक कि 75% नहीं बन जाता। मैं बेटा इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट बता दिया ना आपको कि जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स को रिपोर्ट देती है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें रिजल्ट का, सेगमेंट रेवेन्यू का मतलब क्या था। तो सेगमेंट रेवेन्यू का मीनिंग क्या था, तो सेगमेंट रेवेन्यू में क्या आएगी, जो भी उन्होंने डायरेक्ट सेल्स कर रखी है या जो उन्होंने मिल के सेल्स कर रखी है या जो उनकी इंटर सेगमेंट सेल है, इंटर सेगमेंट सेल है, तो ये सारी की सारी इसमें आएगी। फिर मुझे बताओ सेगमेंट रिजल्ट में क्या क्या आता है, सेगमेंट रिजल्ट में क्या क्या आता है। सेगमेंट रिजल्ट में आता है सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस। तो आपका क्वेश्चन आएगा सर सेगमेंट एक्सपेंसेस में क्या आता है फिर, तो मैंने कहा सेगमेंट एक्सपेंसेस के अंदर क्या आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हैं, एलोकेटेड एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हैं, और इंटर सेगमेंट की जो परचेजेस हैं वो भी चली आएंगी। हमको अपने पास इनके कंटेक्स्ट में कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या, डू नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये आपके खर्चे नहीं माने जाते सेगमेंट के। हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस, ठीक है, टैक्स एक्सपेंस, इनको आप अपने पास क्या मानते हो, ये अलग आइटम्स हैं, उसको इसमें नहीं लेते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये नहीं, ये सब चीजें आपको एक्सक्लूड कर देनी है। सेगमेंट एसेट्स में क्या आते हैं, सेगमेंट एसेट्स में आते हैं फिक्स्ड एसेट्स तथा करंट एसेट्स। क्या इसमें भी आपको अपने पास सिर्फ कौन से एसेट देखने हैं, जो सेगमेंट के ऑपरेटिंग हैं, ओनली ऑपरेटिंग एसेट्स आपको चाहिए। तो इसमें भी क्या एक्सक्लूड कर दिया, एसेट्स में भी क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया, कोई नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हो तो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, जैसे कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे डेफर्ड टैक्स है, जैसे एडवांस टैक्स है, ओके, या हमारे पास कोई ऐसे फिक्स्ड एसेट्स जो कि हेड ऑफिस के एसेट्स हैं, तो हेड ऑफिस के एसेट्स, यानी इनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी ये हमारी चर्चा के दायरे से बाहर हो जाता है।
सेगमेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? इसमें आपकी सभी लायबिलिटीज आ जाएंगी जो ऑपरेटिंग लायबिलिटीज हैं ऑफ सेगमेंट, यानी सेगमेंट ने जो पैसे देने हैं, जैसे क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, बिल्स पेबल के पैसे देने हैं, इसमें भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जो हेड ऑफिस की लायबिलिटीज हैं। कोई ऐसी लायबिलिटीज अगर कोई हेड ऑफिस की है तो उसे भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। हमने कहा ये सब बातें हटाएंगे तो आपके पास ये टेस्ट होंगे उसके अंदर, ओके। फिर मैंने आपको अपने पास अगली बात क्या बताई, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 पे मैंने कहा कि हमें बनानी पड़ेगी अपने पास सेगमेंट की रिपोर्ट। तो जो सेगमेंट की रिपोर्ट बनेगी वो कौन सी बनेगी? वो बनेगी प्राइमरी रिपोर्ट, जिसमें कितने पॉइंट डिस्क्लोज करूंगा मैं? 7। तो पहला पॉइंट क्या डिस्क्लोज करूंगा मैं? रेवेन्यू। क्या सबका रेवेन्यू बताने के बाद मुझे इसमें से हटाना पड़ेगा इंटरनल सेल्स, ताकि मैं कंपनी के साथ मैच करा सकूं कि आपकी P&L की सेल्स जो आ रही है उससे मैच हो जाए? द आंसर इज यस, क्योंकि P&L में इंटरनल सेल्स नहीं आएगी। फिर मैं सेगमेंट का रिजल्ट लाऊंगा। तो सेगमेंट के रिजल्ट के बाद क्या इसमें भी मुझे कोई चीज प्लस माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी के P&L से मैच नहीं करेगी। तो जैसे कि इंटरेस्ट के जो वहां चीजें एक्सक्लूड की थी यहां आ जाएंगी, जैसे इंटरेस्ट का इनकम जुड़ जाएगी, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जुड़ जाएगी, इंटरेस्ट का एक्सपेंस घट जाएगा, लॉस ऑन सेल घट जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम घट जाएगी, टैक्स एक्सपेंस घट जाएगा, हेड ऑफिस का एक्सपेंस घट जाएगा। जो चीजें वहां एक्सक्लूड की थी वो घट जाएंगी। तो क्या निकल आएगा? सेगमेंट का रिजल्ट। इसके अलावा सेगमेंट के एसेट्स भी आएंगे, और सेगमेंट के एसेट्स के अंदर भी आप अपने पास अनएलोकेटेड एसेट्स, अगर कोई भी एसेट्स ऐसे हैं जो हेड ऑफिस के हैं, वो जोड़ेंगे तो आपके कंपनी के टोटल एसेट्स बन जाएंगे। फिर इसके अलावा हमारे पास 4 नंबर पे सेगमेंट लायबिलिटीज भी जाएंगी। मुझे बताओ सेगमेंट लायबिलिटीज में भी क्या अनएलोकेटेड लायबिलिटीज जोड़ेंगे तो क्या निकलाएंगी? टोटल लायबिलिटीज निकलाएंगी। इसके अलावा सेगमेंट की डेप्रिसिएशन बतानी पड़ेगी, सेगमेंट के अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस बताने पड़ेंगे, और अगर ये हमको हर सेगमेंट के लिए बताने हैं। और अगर मान लीजिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वो ऑलरेडी एसेट्स के अंदर एडिड है, बट वो एसेट्स में तो ओपनिंग बैलेंस भी एडिड है, डेप्रिसिएशन भी एडजस्टेड है, ये सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि आपने इस साल कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, हमें ये अपने पास रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा हम अपने पास सेकेंडरी रिपोर्ट भी बनाएंगे। जो सेकेंडरी रिपोर्ट बनाएंगे, सेकेंडरी रिपोर्ट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेवेन्यू दिखाते हैं? एक्सटर्नल रेवेन्यू दिखाते हैं, या यहां पर भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बताते हैं, और यहां पर भी हम उनके एसेट्स का कैरिंग अमाउंट बताते हैं कि उनके एसेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना कितना है। ये हमारे पास, इसमें कोई रिकंसिलेशन नहीं जाती, सिर्फ ये डिस्क्लोज करके टोटल लगा देंगे। इसका मतलब इनका टोटल लग जाएगा। ये सेकेंडरी रिपोर्ट है। इसके अलावा स्टेप नंबर 5 पर आपको डिस्क्लोजर करना पड़ता है। बताओ किसका डिस्क्लोजर करना पड़ता है? जो आपकी इंटर सेगमेंट ट्रांसफर की पॉलिसी है, आपको यह डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। यह पॉलिसी क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और ये पॉलिसी प्रॉफिट की भी हो सकती है, लॉस की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर आपने अपने पास कोई भी एलोकेशन कर रखी है तो आपको अपनी एलोकेशन की पॉलिसी बतानी पड़ेगी कि आप कोई भी चीज एलोकेट किस रेशियो में कर रहे हैं। अगर उसमें कोई चेंज है तो आपको चेंज भी है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने इसको इस बार चेंज कर दिया, तो आपको इसके भी डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। यहां तक ठीक? सेकेंडरी रिपोर्ट में एक बात मैंने आपके साथ अभी बतानी है, वो बात हमारे पास एक क्वेश्चन में थी भी। हम इनमें रिपोर्टेबल नहीं चूज करते। याद है मैंने चर्चा की थी कि सेगमेंट रिपोर्ट बनाएंगे अगर हम, तो हम अपने पास सेकेंडरी रिपोर्ट्स में रिपोर्टेबल को सिलेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझे बताओ, क्या हम रिपोर्टेबल को सिलेक्ट करते हैं? द आंसर इज नो, रिपोर्टेबल को नहीं करते। लेकिन यहां पर यह बताना है मुझको कि आप सिर्फ रिपोर्ट किनको करेंगे? रिपोर्ट ओनली
whose revenue is 10% or more of external revenue। यानी इनके अंदर आप केवल एक देखेंगे, जो बड़े बड़े सेगमेंट है उन्हीं को रिपोर्ट किया जाता है। यह पॉइंट थ्योरेटिकल है, वैसे किसी काम का नहीं। अभी एक क्वेश्चन किया था रवांडा वाला, उसमें आपके पास रवांडा की या मालदीव्स की सेल 10% से कम थी, मैंने वो डिस्क्लोज की है। अगर आपको मालूम हो अपनी कॉपी में चेक करिए, क्या मैंने उसके अंदर अपने पास रवांडा की सेल्स जो कि कम थी मैंने रिपोर्ट कर रखी है। तो ये देखो, ये रहा वो क्वेश्चन, मैंने वो उसके अंदर रिपोर्ट बना दी है, पर वो रिपोर्ट बेसिकली आपके इंस्टीट्यूट बनाता है, इसलिए मैंने भी बना दी, वो चाहिए नहीं थी। ठीक है, इधर आइए। क्या यही रिपोर्ट हमने बनाई हुई है अभी, जो अभी क्वेश्चन किया था? क्या आपने यही रिपोर्ट, मैंने यहां लिखा एक्सटर्नल सेल्स, इन्होंने होम सेल्स लिखा था, मैंने डोमेस्टिक सेल्स लिखा था। ये दूसरी सेल्स है, ये तीसरी सेल्स है, ये चौथी है, ये इतनी है। मुझे बताना टोटल सेल्स का ये 10% करो तो कितना हो गया? टोटल सेल्स का 10% कितना हो गया? 679। कितना हो गया? 679। क्या मुझे होम सेल्स को डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। क्या मुझे एक्सपोर्ट सेल्स टू रवांडा डिस्क्लोज करने की आवश्यकता है? नहीं। क्या मुझे मालदीव्स की डिस्क्लोजर करने की आवश्यकता है? नहीं। तो कायदे से बताओ, सिर्फ इसके आंसर में क्या जाना चाहिए? सिर्फ फॉर्जिंग की सेल जानी चाहिए। लेकिन क्या इंस्टीट्यूट ये सारे डिस्क्लोज कर रहा है जो 10% वाले नहीं है? क्या इनको भी डिस्क्लोज कर रहा है? तो मैंने भी कर दिया अपने पास। लेकिन आप जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है? केवल किन सेगमेंट्स को आपने बताना होता है जिनकी सेल 10% होती है। बाकी इंस्टीट्यूट के सवालों में ऐसी छोटी मोटी गलतियां आती रहती हैं, आपको भी कोई टेंशन नहीं, मौज करो, आपको अपने पास ऐसे करना है। वो 8वां क्वेश्चन जो पेंडिंग था वो इसीलिए पेंडिंग था क्योंकि उसके अंदर ये 10% वाला पॉइंट था, तो मैंने आपको तब तक बताया नहीं था, इसलिए वो क्वेश्चन पेंडिंग है। एक्सपेंस को सेगमेंट में डिस्क्लोज करेंगे? द आंसर इज नो। हम यहां डिस्क्लोजर उसके मीनिंग्स का करेंगे कि हमारे पास मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ सेगमेंट एसेट्स, रेवेन्यू एंड रिजल्ट्स। आप इनका अपना एक्सपेंस क्या है ये डिस्क्लोजर करोगे अपने पास। मैं इसका वीडियो बंद कर देता हूं।